नमस्कार। आज हम उन सवालों के गहरे समंदर में उतर रहे हैं जहां हमारी कल्पना की कश्ती भी डगमगाने लगती है। एक ऐसे भविष्य की बात जहां न सूरज की तपिश होगी, न तारों की टिमटिमाहट, न जीवन की कोई हलचल, सिर्फ एक अंतहीन जमा देने वाली ठंड और वीरानगी। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के संभावित अंतिम पड़ाव की, जिसे विज्ञान की भाषा में ऊष्मा मृत्यु या हीट डेथ कहा जाता है। बिल्कुल। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये असल में भौतिकी के नियमों पर आधारित है। अच्छा। हाँ, खासकर थर्मोडायनेमिक्स, जिसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, उसी पर आधारित एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी है ये। तो आज हम अपने पास जो भी स्रोत हैं, जो रिसर्च है, उसके आधार पर इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, कि ये सिद्धांत आखिर है क्या, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और शायद ये हमें अपने वजूद के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास भी कई तरह के लेख और नोट्स हैं। कुछ इसके साइंटिफिक बेसिस पर है, कुछ इसके फिलोसॉफिकल मतलब पर। हाँ, और कुछ तो वैकल्पिक संभावनाओं पर भी बात करते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन सब जानकारियों को एक साथ लाकर आपके लिए इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें और इस मुश्किल से लगने वाले आइडिया को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा भारी लगता है, ऊष्मा मृत्यु, हीट डेथ। आखिर ये है क्या? एकदम आसान शब्दों में कैसे समझें इसे? हाँ, नाम थोड़ा नाटकीय जरूर है, मान सकता हूँ, पर इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊर्जा के बर्ताव से जुड़ा है। ऊर्जा से कैसे? देखिए, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये तो हम जानते हैं। एडविन हबल की खोज के बाद से ये एक स्थापित तथ्य है। हाँ, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। राइट। तो ऊष्मा मृत्यु का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाएगा, इसमें मौजूद हर तरह की ऊर्जा, हर तरह की, जैसे तारों की रोशनी, हाँ, तारों की रोशनी, ग्रहों की गर्मी, गैलेक्सी के घूमने की काइनेटिक एनर्जी, कोई भी रूप हो, वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैलती जाएगी। समान रूप से फैलना? अच्छा, जैसे कमरे में परफ्यूम छिड़कें तो थोड़ी देर में खुशबू हर कोने में बराबर फैल जाती है, कुछ वैसा? बिल्कुल वैसा ही, परफेक्ट एनालॉजी है। हाँ, लेकिन ये होगा अरबों खरबों सालों के स्केल पर। इसे हम थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम से समझ सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, एंट्रोपी वाला नियम। एग्जैक्टली। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। ये नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में ऊर्जा हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ बहती है, और समय के साथ सिस्टम में एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था या बिखराव बढ़ता ही जाता है। तो हीट डेथ क्या है? वो सबसे ज्यादा एंट्रोपी वाली स्टेज है। बिल्कुल सही। ऊष्मा मृत्यु वो चरम अवस्था है जब ऊर्जा हर जगह इतनी बराबर बढ़ चुकी होगी कि कहीं कोई अंतर ही नहीं बचेगा, कोई ग्रेडियंट नहीं रहेगा। मतलब सब कुछ एक ही तापमान पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के बेहद करीब एक समान तापमान। और जब ऊर्जा का कोई अंतर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? इसका असर क्या पड़ेगा यूनिवर्स पर? असर ये होगा कि कोई भी काम यानी वर्क नहीं हो पाएगा। देखिए, कोई भी काम होने के लिए ऊर्जा का प्रवाह जरूरी है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे बहता है तो टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। हाँ सही है। जब हर जगह तापमान और ऊर्जा का लेवल एक जैसा हो जाएगा तो ये फ्लो रुक जाएगा, ऊर्जा का बहना बंद। अच्छा, तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तारे नहीं जलेंगे, ग्रह नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं। न तारों का जलना, न ग्रहों का बनना, न गैलेक्सी का घूमना, यहाँ तक कि जीवन चलाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो भी संभव नहीं होंगी। बाप रे, मतलब ब्रह्मांड एक तरह से इधर ही जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, कोई हरकत नहीं, कोई बदलाव नहीं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये वो अवस्था होगी जिसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिक साम्यावस्था कहते हैं। इक्विलिब्रियम? यस, साम्यावस्था। लेकिन ये एक डेड इक्विलिब्रियम होगा, जीवनहीन, अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था। ऊर्जा तो होगी बिखरी हुई, लेकिन वो किसी भी उपयोगी काम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। सब कुछ एकदम स्थिर, ठंडा और बिखरा हुआ, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ये सोचना ही अजीब है, डरावना भी। अगर ऐसा होना तय है तो ये कब होगा? हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसके टाइम स्केल के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये कुछ अरब या खरब साल बाद की बात है? नहीं, अगर हम मौजूदा मॉडल्स और कैलकुलेशंस को देखें तो ये टाइम स्केल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है।
कितना? कुछ अनुमान इसे 10 की घात 100 साल या उससे भी ज्यादा बताते हैं। क्या 10 की घात 100? मतलब 1 के आगे 100 जीरो? हाँ, अरे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। हमारे ब्रह्मांड की उम्र अभी करीब 13.8 अरब साल है। वो खुद ही इतना ज्यादा लगता है। हाँ, 13.8 अरब साल यानी करीब 1.38 गुणा 10 की घात 10 साल। और ये 10 की घात 100 साल, इसकी तुलना में तो अरबों साल भी कुछ नहीं है। ये तो लगभग हमेशा जैसा ही लगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी समय सीमा है जिसके सामने अरबों साल भी पलक झपकने जैसे हैं। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये हीट डेथ कोई अचानक स्विच ऑफ होने जैसी घटना नहीं होगी। अच्छा? नहीं, ये एक बेहद बेहद धीमी प्रक्रिया होगी जो कई चरणों में पूरी होगी, अरबों खरबों सालों तक चलती रहेगी। तो क्या होंगे वो चरण? उस दूर, बहुत दूर के भविष्य में ब्रह्मांड कैसा दिखेगा जब इतना वक्त गुजर चुका होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगले खरबों सालों में तारे अपना ईंधन जलाकर खत्म हो जाएंगे। सारे तारे? हमारे सूरज जैसे भी? हाँ, हमारे सूरज जैसे तारे ठंडे सफेद बौनों यानी व्हाइट ड्वार्फ्स में बदलेंगे और फिर धीरे धीरे अरबों खरबों साल में ठंडे होके काले बौनों ब्लैक ड्वार्फ्स में बदल जाएंगे। ब्लैक ड्वार्फ्स? मैंने पढ़ा था कि ये अभी तक बने भी नहीं है क्योंकि यूनिवर्स इतना पुराना ही नहीं हुआ है। सही, ये अभी सिर्फ थ्योरी में है। और जो बड़े तारे हैं वो सुपरनोवा बनकर या तो न्यूट्रॉन तारे बनेंगे या फिर ब्लैक होल। तो तारों का युग खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक होल्स क्या वो हमेशा रहेंगे? हमारे स्रोत स्टीवन हॉकिंग के काम का जिक्र करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल सही पॉइंट है। स्टीवन हॉकिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हॉकिंग रेडिएशन। हाँ, सुना है। इसके अनुसार ब्लैक होल भी पूरी तरह काले नहीं होते और हमेशा नहीं रहते। वे बहुत बहुत धीमी गति से ऊर्जा रेडिएट करते हैं। अच्छा। हाँ, और आखिरकार अरबों खरबों साल में इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी वाष्पित हो जाते हैं। ब्लैक होल भी खत्म हो जाएंगे? हाँ, ये प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से धीमा है। जैसे हमारे सूरज के बराबर वजन वाले ब्लैक होल को वाष्पित होने में लगभग 10 की घात 67 साल लगेंगे। 10 की घात 67? ये भी बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा, लेकिन 10 की घात 100 साल के स्केल पर यह भी हो चुका होगा। बाप रे! तो तारे बुझ चुके होंगे, ब्लैक होल वाष्पित हो चुके होंगे, यहाँ तक कि गैलेक्सियां भी। उनका क्या होगा? वो भी शायद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से या तो बिखर चुकी होंगी या फिर बड़े ब्लैक होल्स में समा चुकी होंगी, जो बाद में खुद वाष्पित हो गए। तो फिर आखिर बचेगा क्या? ब्रह्मांड की अंतिम तस्वीर कैसी होगी? शून्य? लगभग शून्य जैसी अंतिम तस्वीर होगी, एक विशाल अंतहीन फैले हुए लगभग पूरी तरह से खाली और ठंडे ब्रह्मांड की। खाली मतलब बिल्कुल कुछ नहीं? सिर्फ कुछ बिखरे हुए मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे फोटॉन, न्यूट्रिनो, शायद कुछ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बहुत ही कम ऊर्जा अवस्था में। और तापमान? तापमान परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत बहुत करीब होगा, लेकिन कभी पूरी तरह शून्य नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कोई गर्मी का फ्लो नहीं, बस एक ठंडा गहरा एक समान फैलाव, यूनिफॉर्म, एक तरह का कॉस्मिक सन्नाटा। उफ, ये कल्पना ही सहरन पैदा करती है। ये ब्रह्मांडीय सन्नाटा, जरा सोचिए, अगर उस अविश्वसनीय रूप से दूर भविष्य में किसी तरह कोई बुद्धिमान चेतना बची हो, मान लीजिए किसी ऐसी प्रजाति की जो ऊर्जा के उन बिल्कुल आखिरी क्षीण होते स्रोतों पर जीना सीख गई हो, तो उनके लिए वो अंतिम क्षण कैसे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की सीमाओं से परे चला जाता है। ये दर्शन और शायद कला के क्षेत्र में ले जाता है हमें। हमारे कुछ स्रोत इस इमोशनल पहलू पर भी सोचते हैं। हाँ। जैसे मैं कल्पना कर रही हूँ एक ऐसी सभ्यता जो शायद खरबों सालों से अस्तित्व में हो, जिसने तारों को बनते और बुझते देखा हो, गैलेक्सियों को टकराते और मिलते देखा हो। और अब वो महसूस कर रही हो कि आखिरी ऊर्जा स्रोत भी खत्म हो रहे हैं। हर तरफ बस ठंड बढ़ रही है, अंधेरा गहरा रहा है। उनका सारा ज्ञान, उनकी कला, उनका इतिहास, सब कुछ धीरे धीरे उस अंतिम शून्य में विलीन हो रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक ठंडा गहरा सन्नाटा छा रहा है। क्या इससे ज्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है? ये सोचना वाकई गहरा असर डालता है। और यहाँ जो एक दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि कैसे ये अंतिम शून्य का विचार, ये एम्प्टीनेस का आइडिया हमें वर्तमान के मूल्य का एहसास कराता है। हाँ, ये तो है। जब हम समय के इतने विशाल पैमाने और अंत में सब कुछ के खत्म हो जाने की संभावना पर सोचते हैं, तो ये हमारे अपने छोटे से जीवन काल, हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, हमारे रिश्ते हैं,
उन्हें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। ये हमने अस्तित्व की क्षाभंगुरता मतलब ट्रांजिएंस का गहरा बोध कराता है। लेकिन क्या ये वाकई अंतिम और निश्चित अंत है? मतलब क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर विज्ञान के पिटारे में कोई और संभावना भी छुपी हो सकती है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में कुछ वैकल्पिक विचारों का भी जिक्र है। हाँ? कुछ सिद्धांत हैं, बिल्कुल हैं। हालांकि ये मानना होगा कि वे बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव हैं। मतलब हमारी मौजूदा भौतिकी की जो समझ है ये उसकी सीमाओं पर खड़े हैं। अच्छा, जैसे कि? एक दिलचस्प विचार क्वांटम भौतिकी से आता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पूरी तरह से खाली स्थान यानी वैक्यूम भी ऊर्जा से शून्य नहीं होता। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें लगातार सूक्ष्म ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स के जोड़े लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। क्वांटम उतार चढ़ाव मतलब शून्य में भी कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है हमेशा। अरबों खरबों सालों के इस अकल्पनीय लंबे समय के दौरान ये संभव है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। क्या संभव है? कि संयोग से एक बहुत बड़ा क्वांटम उतार चढ़ाव हो जाए, इतना बड़ा कि वो एक नए बिग बैंग जैसी घटना को ट्रिगर कर दे। नया बिग बैंग मतलब जिससे ऊर्जा और पदार्थ का एक नया बुलबुला फूट पड़े और एक नया ब्रह्मांड जन्म ले ले, उसी पुराने मृत ब्रह्मांड के शून्य से। एक नए ब्रह्मांड का जन्म? अरे वाह! मतलब एक ब्रह्मांड की ऊष्मा मृत्यु के बाद उसकी राख से ही दूसरे का जन्म। ये तो एक तरह का कॉस्मिक रीबर्थ हुआ। बिल्कुल। ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म। बिल्कुल। ये विचार इसी तरह का है। कुछ मॉडल इसे चक्रीय ब्रह्मांड या साइक्लिक यूनिवर्स के नजरिए से भी देखते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स? हाँ, जहां ब्रह्मांड विस्तार, फिर शायद संकुचन या ऊष्मा मृत्यु और फिर पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरता है। तो इस नजरिए से देखें तो अंत शायद वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकता है। The end might be the beginning। ये सुनने में तो उम्मीद की एक किरण जैसा लगता है, भले ही कितनी भी धुंधली क्यों ना हो। ये सोचना कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, बल्कि शायद एक नए रूप में फिर शुरू होगा, ये काफी राहत देने वाला विचार है, नहीं? हाँ, ये विचार आकर्षक जरूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे मौजूदा वैज्ञानिक समझ के दायरे में रखें। मतलब ये कि ऊष्मा मृत्यु का सिद्धांत थर्मोडायनामिक्स के स्थापित नियमों पर आधारित है। हमारे पास इसके पक्ष में ढेरों एक्सपेरिमेंटल सबूत हैं। ठीक है। जबकि क्वांटम उतार चढ़ाव से नए ब्रह्मांड के जन्म का विचार अभी पूरी तरह सैद्धांतिक और काल्पनिक है, स्पेक्युलेटिव है। अच्छा। हमारे पास इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ये भौतिकी के उन क्षेत्रों से जुड़ा है जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझते भी नहीं है, जैसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण। तो कई स्रोत इस पर जोर देते हैं कि इसे महज एक संभावना माना जाना चाहिए, स्थापित तथ्य नहीं। तो मतलब हमारे पास एक तरफ थर्मोडायनामिक्स के नियमों पर आधारित लगभग निश्चित सा लगने वाला ठंडा अंत है। हाँ। और दूसरी तरफ क्वांटम भौतिकी के रहस्यों में छिपी एक बेहद धुंधली सी पुनर्जन्म की उम्मीद। ये चुनाव तो बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये बहस विज्ञान में चलती रहेगी? निश्चित रूप से विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, सिद्धांतों से, भविष्यवाणियों से और फिर उन्हें परखने के लिए नए प्रयोगों और अवलोकनों से। क्या पता भविष्य में हमें डार्क एनर्जी या ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में कुछ ऐसी नई जानकारी मिले जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल दे। हो सकता है। अभी के लिए ऊष्मा मृत्यु सबसे स्थापित और तार्किक लगने वाला अंतिम परिदृश्य है, लेकिन विज्ञान में अंतिम शब्द जैसी कोई चीज नहीं होती। सही कहा। तो अब सवाल उठता है कि सारी जानकारी का, इस ऊष्मा मृत्यु की अवधारणा का हमारे लिए आज के लिए क्या मतलब है? ये भविष्य तो इतना ज्यादा दूर है कि शायद हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, फिर हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? मेरे विचार में इसका महत्व इसके तात्कालिक प्रभाव में नहीं है, बल्कि उस नजरिए में है जो ये हमें देता है। किस तरह का नजरिया? ये हमें ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और समय की गहराई का एहसास कराता है, एक पर्सपेक्टिव देता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ये जीवन, हमारी सभ्यता, हमारी सारी उपलब्धियां, हमारी चिंताएं इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा में कितनी क्षणभंगुर हैं। एक पलक झपकने जितना भी नहीं, शायद। बिल्कुल। लेकिन शायद यही बात इस पल को और कीमती बना देती है। बिल्कुल, यही मुख्य सीख है जो हमारे स्रोत भी बार बार रेखांकित करते हैं। जब हम समझते हैं कि ये सब कुछ, ये तारे, ये ग्रह, ये जीवन, ये परमानेंट नहीं है, तो वर्तमान क्षण का, हमारे अनुभव का, हमारी चेतना का महत्व और बढ़ जाता है। हम इस अनंत विस्तार में धूल के कण जितने भी न हो, लेकिन अभी इस क्षण में हम इस अद्भुत, जटिल, जीवित और धड़कते हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हाँ। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। ये क्षमता, ये चेतना ही शायद सबसे बड़ा चमत्कार और उपहार है।
हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो अभी मरा नहीं है, बल्कि जीवन और ऊर्जा से भरपूर है। एग्जैक्टली। शायद ऊष्मा मृत्यु का विचार हमें यही याद दिलाने के लिए है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें जो समय मिला है। हाँ, और ये भी कि ज्ञान की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इंसान ही शायद ब्रह्मांड के वो हिस्से हैं जो खुद ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अतीत और भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ये अपने आप में एक असाधारण बात है, नहीं? बिल्कुल है। तो इस सारी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। इस अनंत ब्रह्मांडीय पैमाने पर जहां खरबों साल रेत के कणों की तरह बह जाते हैं और अंत में सब कुछ परम शून्य की शांति में विलीन हो सकता है, वहां हमारे आज के छोटे से जीवन, हमारे कर्मों, हमारे अनुभवों और हमारे रिश्तों का क्या वास्तविक अर्थ है? क्या अर्थ के लिए स्थायित्व जरूरी है या क्षणभंगुरता ही उसे गहरा बनाती है? सोचिएगा जरूर।